नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आखिरकार ऐलान हो चुका है। 10 मई को चुनाव होना है। 13 मई को चुनाव परिणाम के नतीजे सबके सामने आएंगे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमेशा से ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीएस, तीनों में कड़ा मुकाबला हर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। सबसे अहम बात यह भी है कि ये जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लोकसभा का सेमीफाइनल की नजर से भी देश देख रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे अहम जो बात है बीजेपी की तरफ से वो ये है कि येदियुरप्पा ने राजनीतिक संन्यास तो ले लिया है, लेकिन जब जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली करते देखा है तो हमेशा से ही फ्रंट में येदियुरप्पा रहे हैं। तो क्या येदियुरप्पा बीजेपी में वापसी करेंगे या फिर बीजेपी येदियुरप्पा के किनारे इस बार सीट हासिल करने के लिए, अपनी जीत का परचम लहराने के लिए कर्नाटक में येदियुरप्पा के कंधे पर इस तरीके से बंदूक रखकर जो फेस है वो सामने लेकर जाएगी? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उत्पल देव कौशिक जी, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मलय जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मलय जी मैं आपसे ही करूंगी। जिस तरीके से बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी वहां पर काबिज है। एक बड़ा, अगर मैं बात करूं, बड़ा सवाल उठता है क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में काबिज है। अगर बीजेपी जाती है तो जिस तरीके से बाकी राज्यों में बीजेपी का कब्जा है, कहीं ना कहीं कर्नाटक से जाना, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों पर भी उसका सीधा असर पड़ता है। क्या कहेंगे, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से रहने वाली है? जी, मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने इस बार इस कहावत को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है और लोग ये मान रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता इस बार कर्नाटक होकर के जाएगा। और बीजेपी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि वो वहाँ पर पहले से काबिज है। और दूसरी बात यह कि इसकी तुलना जब हम पश्चिम बंगाल के चुनाव से करेंगे तो हमें समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को जो टक्कर दिया था वो क्यों दे पाई थी। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को इतनी कड़ी टक्कर सिर्फ इसलिए दे पाई थी क्योंकि प्रवासी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग वहाँ पर बहुतायत की संख्या में पहुँच गए थे, पश्चिम बंगाल में है। तो बीजेपी अपने कार्यकाल के दौरान, कर्नाटक में भी अपने कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ये कोशिश की कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, बीजेपी की विचारधारा को लेकर के चलते हैं, ऐसे लोगों को कर्नाटक में स्थायी नागरिकता दिलाई जा सके। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है। और ये बीजेपी का एक लगभग समझ लीजिए कि बीजेपी मैदान मार चुकी है। तो इसलिए ये एकदम से क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्लियर आज तक किसी चुनाव परिणाम को लेकर के कोई कुछ नहीं कह सका है। लेकिन हम जिस तरह से अंदेशा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस और कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। उत्पल जी, जिस तरीके से मलय जी बोल रहे हैं कि इस बार जेडीएस के, अगर कांग्रेस के गठबंधन की बात करूं, क्या फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं? देखिए पंकज जी, कि राजनीति का कोई उसूल नहीं होता और राजनीति में कोई दुश्मन भी नहीं होता, कोई दोस्त भी नहीं होता। तो जब सत्ता जहाँ होती है, पार्टियां अपना पाला वहाँ बदल लेती हैं। कोई सत्ता सर्वोपरि है। अगर हम कर्नाटक चुनाव की बात की जाए, जैसे आपने अभी पहले बताया कि उस समय जब 2018 में जब जो उस समय चुनाव हुए थे तो बीजेपी अच्छे 104 सीटें लेकर आई थी और कांग्रेस की स्थिति कम थी, जबकि जेडीएस, कांग्रेस की अच्छी स्थिति 80 सीटें थी और जेडीएस की 37 थी। उसके बावजूद भी चूंकि कांग्रेस सरकार बनानी थी तो उन्होंने जेडीएस के मुख्यमंत्री बना दिया कुमार स्वामी को। लेकिन कांग्रेस का जहाँ भी ये गठबंधन रहा है, हर पुराना इतिहास है कि जिस राज्य में कांग्रेस ने गठबंधन किया या समर्थन दिया है वो सरकार लंबी नहीं चली है। यहाँ भी 1 साल तक नहीं चल पाई। बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, वहाँ उन्होंने सरकार बना ली। जैसा भी मलय जी ने कहा कि कर्नाटक जो साउथ, अगर हम साउथ के राज्यों की तरफ जाएंगे तो कर्नाटक का जो पड़ाव पड़ता है वो ज़्यादातर उसमें हिंदी बेल्ट, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। उससे नीचे जाएंगे चेन्नई या उधर तो थोड़ा सा दिक्कत है अभी बीजेपी को। चूंकि कर्नाटक एक तरह से गढ़, पहले भी बीजेपी सरकार ने कर्नाटक गढ़ है। अब उन्होंने बीच में छोड़ के आए, जब सरकार बनाई येदियुरप्पा को बनाया, कांग्रेस ने करप्शन के आरोप लगाए,
करप्शन मुख्य मुद्दा उठाया। वहाँ उन्होंने बीजेपी को जब भी लगती कि हमारी सरकार में छवि थोड़ी धूमिल हो रही है, वो अपना सीएम फेस चेंज कर देती है ताकि जनता के बीच एक नए तरीके से, नए कलेवर से वो जा सके। वही उन्होंने इस बार किया था। जी बिल्कुल। मलय जी, हमने उत्तराखंड में भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री बदले थे तो सबकी यही निगाहें टिकी थी कि क्या बीजेपी फिर से उत्तराखंड में वापस आएगी। लेकिन हमने कर्नाटक में भी देखे हैं समय समय पर, अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री बदले हैं। बात अगर जेडीएस कांग्रेस की करूं तो कुमारस्वामी उस समय पर मुख्यमंत्री बने थे, जिनका ज्यादा समय तक कार्यकाल नहीं रहा, गठबंधन टूट गया। उसके बाद में बीजेपी ने वहां पर अपना सत्ता काबिज की है। उस दौरान येदियुरप्पा को उस दौरान मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन येदियुरप्पा ने भी ज्यादा समय तक वहां पर राज नहीं किया और उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। उसके बाद में बसवराज को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल यहां उठता है कि बसवराज खुद मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके येदियुरप्पा के साथ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का तालमेल और बीजेपी का तालमेल है, आखिरकार किस ओर इशारा कर रहा है? नहीं, येदियुरप्पा एक वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो राजनीतिक सक्रिय राजनीति से संन्यास जरूर ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे या बीजेपी जिसकी अनुषंगिक राजनीतिक संगठन कही जाती है, आरएसएस के लोग वहां पहुंचे तो येदियुरप्पा निश्चित रूप से उनका साथ देंगे। रही बात मुख्यमंत्री बदलने की, तो ये कवायद भी बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। आपको छत्तीसगढ़ याद होगा, 2 बार के बराबर मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को बीजेपी बदलने की कई बार बीच में कवायद की कोशिश की, शायद कोई दूसरा चेहरा, उनको योग्य चेहरा सामने नहीं मिल पाया होगा। तो जनता एक ही मुख्यमंत्री के भाषण से, एक ही मुख्यमंत्री के आश्वासनों से और एक ही उकता जाती है, बोर हो जाती है। अगर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह को बदल दिया गया होता तो हो सकता था कि वहां पर बीजेपी आज सत्ता से बाहर नहीं होती। ये तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है कि मुख्यमंत्री बदला है, और 5 साल के कार्यकाल के अंदर या दोबारा सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री बदल दिया जाना चाहिए। जैसा आपने उदाहरण दिया उत्तराखंड का, हाँ। उत्तराखंड में भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का जो कैडर वोटर है, कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण उसका जो कैडर वोटर है वो खुद भी चाहता है कि मौका सभी को दिया जाए, और नियम और कानून जो है बीजेपी के सत्ता चलाने के वो वैसे ही बरकरार रहे। तो ये बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बदलना कर्नाटक में, ये भी बीजेपी के फेवर में जाएगा। बिल्कुल। उत्पल जी, मैं आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से कर्नाटक की सियासत की अगर मैं बात करूं, क्योंकि विपक्ष की अगर इस दौरान बात की जाए तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि कर्नाटक को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2024 की सभी तैयारियों में जुट चुके हैं? आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती, कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? पंकज जी, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको याद होगा, जब 2018 में जब कर्नाटक की बात की जाए, जो आपने विपक्ष के एकजुट होने की बात बताई थी, उस समय विपक्ष एकजुट था। बंगाल से लेके उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सब राज्यों के जो विपक्षी सीएम थे वो सारे नेता बड़े बड़े वहाँ पे एक मंच में मौजूद थे। नहीं, उसके बाद हर्ष क्या हुआ ये सबने देख लिया। तो विपक्ष में, चूंकि विपक्ष का लक्ष्य है मोदी को हटाना, और उसके लिए अब पीएम बनना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ हर कोई दावेदार है पीएम बनने का, और वही चीज विधानसभा इलेक्शन में होके जाती है, क्योंकि किसी के पास कोई सीएम फेस है नहीं। अब वहाँ पे इस बार सारे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी अलग है, जेडीएस अलग है, कांग्रेस अलग है। अब वहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, उधर AIMIM की भी एंट्री हो चुकी है। यानी यहाँ से वोट का बिखराव होगा, यानी ध्रुवीकरण होगा। जो बीजेपी के पक्ष में जाएगा उसका फायदा देगा। चूंकि वहाँ लिंगायत समुदाय, आपको याद होगा येदियुरप्पा जब हटाए गए थे तो ये मांग उठी थी लिंगायत समुदाय से बनाया जाए, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का प्रभाव है। येदियुरप्पा को हटाने के बाद बसवराज मुंबई को लाया गया, क्योंकि वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। उसका फायदा मिला, एक समाज को जोड़ा, हिंदी बेल्ट का मिला, सीएम फेस का मिला, प्लस सबसे बड़ा फेस वैल्यू जो है मोदी की। ये सबको पता है, हर जगह हर चुनाव में मोदी को ही आगे किया जाता है, और विपक्ष के पास अभी मोदी के अलावा कोई काट है नहीं। और इस समय जिस ताबड़तोड़ जो दौरे मोदी कर रहे हैं या सौगात दे रहे हैं, वो भी इसी की एक कवायद है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है वो चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, वो हर समय चुनावी मोड में रहती है। अब आने वाले समय में आपको याद होगा जो हिजाब का मुद्दा उठा, वही कर्नाटक से उठा था, जिसको पूरा कैश किया गया था, और फेवर में फिर कर्नाटक सरकार के में ही आया था। तो वो हिजाब मुद्दा भी बीजेपी उठाएगी, लाउड स्पीकर मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया था मंदिर मस्जिद का, वो भी है, लिंगायत समाज को आरक्षण देने का भी मुद्दा है।
तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो बीजेपी को बढ़ा दिलाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भले ही सरकार नहीं बना पाई थी इस समय, क्योंकि वोट कम था, मतलब वोट संख्या ज्यादा थी, 104 सीटें थी, लेकिन बहुमत के हिसाब से सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन वोट उससे उनको 36% मिला था। तो उसका फायदा 2019 के चुनाव में जिस हिसाब से कर्नाटक में लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, उसका फायदा अगर आज के गणित लेके दिखाया जाए तो जो बीजेपी है 150 से ऊपर का आंकड़ा पार करने की, क्योंकि वहां 113 में बहुमत है 224 सीट पर, तो आराम से 150 से ऊपर सीट बीजेपी के फेवर में जो वोट परसेंट बता रहा है, अगर उस हिसाब से वोट पड़ता है तो 170-180 के आसपास बीजेपी को कोई भी आराम से छू सकती है बीजेपी को। बिल्कुल। मलय जी, एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस वापसी करने की कोशिश करेगी, बात अगर मैं दिल्ली की करूं, क्योंकि लोकसभा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर फंसी हुई है। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस फिर से अपनी सत्ता काबिज कर पाएगी? क्योंकि जेडीएस तो पहले ही हट चुकी थी, इस बार का नहीं पता कौन किसके साथ में गठबंधन करेगा, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी इस बार। तो क्या लगता है कि क्या कांग्रेस फिर से अपने फ्रंट फुट पर आ पाएगी? नहीं, ये जो कांग्रेस की जो चाल है ना, ये जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है, और सिंपैथी गेन करने का जो गेम खेलती है कांग्रेस, इसको जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है। क्योंकि मीडिया इतनी सक्रिय है और राजनीतिक परिक्षेत्र में मीडिया की इतनी अहम भूमिका हो गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना का जो कारण है, जो उसके पीछे की जो वजह है, वो अकेले राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ है, और इस नियम को लाया भी उन्होंने ही है। ये बात हर कोई, देश का बच्चा हर नागरिक जान चुका है। इसलिए घड़ियाली आंसू बहा करके और किसी का सिंपैथी गेन करके कांग्रेस को कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। चलिए, मलय जी और उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन बीजेपी सत्ता में काबिज है। कांग्रेस और जेडीएस पूरे तरीके से अपने दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। मैं जेडीएस की अगर बात करूं तो जेडीएस इस दौरान पे किंग मेकर का काम करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी इस बार एंट्री होनी है। इस तरीके से देखा जाए तो कितना कर्नाटक पर अगर बात की जाए तो ध्रुवीकरण की कितनी राजनीति वहां पर होगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी हमेशा से ही अपने चुनावों को लेकर तैयारियों में रहती है, उनका कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। हमेशा से ही कहना है बीजेपी का कि जब चाहे, जैसे चाहे वैसे आप चुनाव करा सकते हैं। तो देखना बेहद ही अहम होगा कि कर्नाटक में आखिरकार बीजेपी अपनी सत्ता पर काबिज रहती है या फिर एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, फिर से परिवर्तन होगा, क्या फिर से किसी नए गठबंधन के साथ में कर्नाटक की सरकार फिर से बनेगी? ये तमाम सवाल हैं और जिसका जवाब आने वाला समय बताएगा, और साथ ही तभी पता चलेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे और परिणाम सामने आएगा, जिसके बाद यह भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात करूं और लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर जनता यह भी देख रही है कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कर्नाटक में फिर से जो सियासी समीकरण है उसमें बदलाव होगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।